सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी एवं जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी एवं कैरियर क्लास में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है, अतः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपनी ज़िंदगी में अपने आने वाले सभी शिक्षकों का नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और ईश्वर के बाद गुरु का ही विशेष योगदान रहता है हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में। और एक तरफ से शुरू करें हम तो हमारे पीएचडी के गुरु रहे हैं प्रोफेसर आर.एस. टंडन एवं डॉक्टर एस.के. रॉय। उन्हें आज दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई हुई उपदेश हमारी ज़िंदगी में हमारे जीवन को सार्थक कर रहे हैं। वहीं एमएससी के टीचर्स में हमारे प्रोफेसर एच.एस. चौधरी, प्रोफेसर कृष्ण स्वरूप एवं प्रोफेसर अरुण शंकर नारायण या डॉक्टर एस. नारायण, इनके योगदान को मैं भूल नहीं सकता। बीएससी के गुरु हमारे जूलॉजी के श्री प्रमोद चरण दुबे एवं हमारे जेनेटिक्स के गुरु श्री साहेब दयाल को मैं नहीं भूल सकता। इसके बाद कई हमारे सीनियर टीचर्स रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे गुरु नहीं थे, फिर भी हमारे व्यक्तित्व निर्माण में उन्होंने बहुत योगदान दिया। जैसे गाजियाबाद के डॉक्टर मनोधीर सक्सेना, मुरादाबाद के डॉक्टर आर.सी. गुप्ता, बरेली के श्री सतवीर सक्सेना, हमारे सीनियर डॉक्टर पवन कुमार गोयल, स्वर्गीय श्री बलदेव कुमार साहनी, इनका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सीनियर डॉक्टर पी.के. शर्मा एवं हमारे सहयोगी डॉक्टर वी.के. महेंद्रू एवं हमारे मित्र मिस्टर अशोक बत्रा ने भी हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत योगदान दिया है। हम आज के दिन उनका सादर नमन अभिनंदन करते हैं। कुछ बातें पर्यावरण के बारे में आपसे आज करना चाहूँगा मैं। पिछले कुछ सालों में हम लोग प्रकृति से दूर हटते गए हैं और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम मान नहीं रहे। मुझे याद है बचपन में हमारे गांव में कुएं होते थे। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए उसमें लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डाली जाती थी। अब कुएं भी समाप्त हो गए, लाल दवा भी समाप्त हो गई। उसके बाद बचपन में हमारे माता पिता दादा दादी सिखाया करते थे कि पानी यदि बहुत साफ़ नहीं है पीने लायक तो उसे उबाल कर और उसमें थोड़ा सा फिटकरी का एक जरा सा टुकड़ा डाल दें, आप उबाल लें, छान लें। बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी था वो, हम उसे भी भूल गए। और इस बीच आरओ आया। आरओ की टेक्नोलॉजी में आपको शायद पता हो, मुझे बाद में पता चला, आई एम सॉरी टू से दैट, कि उसमें 1 गिलास पानी को शुद्ध करने में 4 गिलास पानी ऐसे ही नाली में बह जाता है। ये बिल्कुल अप्राकृतिक है, हमें इस टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ेगा। 2 चीज़ें हैं, धूल और धूप। धूप हमें चाहिए। धूप में ही हमारे शरीर में धूप की अल्ट्रावायलेट किरणों से विटामिन डी का निर्माण होता है और वो विटामिन डी हमारे भोजन में पाए जाने वाले कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए आवश्यक है। हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण और हमारे सारे मांसपेशियों और स्नायु तंत्र के फंक्शनिंग के लिए वो कैल्शियम आवश्यक है। आज हम उस धूप को छोड़ दिए हैं। धूल जो हमारे लिए बड़े हानिकारक है, हम उसे अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैंने देखा दुनिया के कई देशों में सड़क के किनारे के जो फुटपाथ हैं वहाँ पे पूरे हिस्से में ग्रीनरी रहती है, हरी घास रहती है। अब हमारी गायों, भैंसों और बकरियों के चरने के लिए भी घास समाप्त होते गए। सड़क के किनारे भी हम धूल बढ़ता चला जा रहा है, वहाँ हम घास नहीं रोप रहे हैं। ये सोच लेते हैं कि तो सरकार का काम है, और इसके चक्कर में बाढ़ की विभीषिका, सूखा की विभीषिका और इवन जो धूल है वो हमारे सांस नली में आकर
अस्थमा और कई रोगों को पैदा करता है। किसी पर्यावरण की किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि घरों में जो झाड़ू लगता है, मुझे याद है बचपन में मैं 10 साल का था, आज से 50 साल पहले सड़क के किनारे जो एक सफाई कर्मचारी आता था, झाड़ू लगाने आता था। झाड़ू लगाने के बाद वो एक चमड़े की मशक होती थी, बकरे की खाल से बनती थी, और वो पानी के छिड़काव उसके बाद करता था। अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हम उसे भूल गए। हमें कभी आपने सोचा कि झाड़ू लगाने के साथ भी जो है, जो धूल हमारे नाक में पहुंचती है, यदि हम एलर्जिक हैं कुछ धूल के लिए, तो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। क्या हम ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए भी हम इंतजार कर रहे हैं? कोई रामकृष्ण बुद्ध आएंगे तो हमसे कहेंगे, तभी हम करेंगे। झाड़ू और पोछा की जगह हम ऐसा क्या क्यों नहीं कर सकते हैं कि झाड़ू लगाने के पहले ही आधा कप पानी का छिड़काव कर लें और उसी समय फर्श के में झाड़ू लगाएं कि वो धूल उड़ करके हमारी नाक में ना आए। आज हम सारी दुनिया के वैज्ञानिकों से और सारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों से एक अपील करना चाह रहे हैं। पर्यावरण की किताबों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कूलर और एयर कंडीशनर की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? कूलर में पानी उसके घास से इवापोरेट होता था। एयर कंडीशनर की टेक्नोलॉजी में वो पानी कंप्रेसर से बहुत गर्म पानी निकलता है बाहर। हम 30,000 35,000 का यदि एसी खरीद सकते हैं, चलिए 5-8 हज़ार और कीमत लग जाए, लेकिन हम क्यों ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं डिवाइस कर सकते हैं जिसमें कि जो एसी के से निकलने वाली हवा है, गर्म हवा, उसके बाहर हम ऐसा जैसे कूलर की खिड़की होती थी, कुछ इस तरीके की खिड़की की डिजाइन कर लें कि वो हवा ठंडी होकर के बाहर निकले। हमें क्या हक है कि अपने कमरे को ठंडा करने के चक्कर में हम अपने घर के चारों ओर के वायुमंडल को गर्म कर दे रहे हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। हम तो बस ग्लोबल वार्मिंग के किताबों में जो लिखा हुआ वैसी को दिखते हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनके बारे में नहीं सोचेंगे। आज की शिक्षा की बड़ी त्रासदी है ये। हमारे यहाँ शिक्षा आजकल विषय नहीं पढ़ाया जाता है। विषय पे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्वेश्चन आंसर बस करा लिया जाता है, कॉपी में लिख लेता है बच्चा, टीचर उसके होमवर्क को जांच लेते हैं, बच्चा इम्तिहान के लिए तैयार हो जाता है। जो असली उद्देश्य था शिक्षा का कि बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हम डेवलप करें, हम समस्या से जूझना उसे नहीं सिखा रहे हैं। एक अजीब सी बात है, हम श्रम के महत्व को भी भूलते जा रहे हैं। न तो हम पाश्चात्य रह गए, न तो पाश्चात्य रह गए हैं। अभी तक हिंदुस्तान के किसी भी संस्थान में बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स कराया जाता है, डिसास्टर मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट तो अब थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है, लेकिन क्या हम होम मैनेजमेंट का कोर्स नहीं ला सकते हैं? हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, डोमेस्टिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हम उसे इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल के साथ उसके छोटे मोटे टूट फूट और उसकी असेंबली को जानना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। स्कूटर हम चलाएंगे, स्कूटर की असेंबली हम नहीं जानना चाहते हैं। कार चलाएंगे, कार की असेंबली नहीं जानना चाहते हैं। उसके लिए तो मिस्त्री आएगा कोई। वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन जब खराब होगा तो उसके लिए फिर मैकेनिक ही को बुलाएंगे। हमारे घर में टीवी, कंप्यूटर हम इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो हम जानते हैं, लेकिन हार्डवेयर हम नहीं सीखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें श्रम लगता है और श्रम को हम हीन दृष्टि से देखते हैं। जब तक हम अपनी शिक्षा में इन चीज़ों का समावेश नहीं करेंगे कि हमारे घर में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनके बारे में भी हमको पढ़ाया जाए। एक अभी कल बात हो रही थी, पहले जो मकान बनते थे उसमें बिजली के तार जो थे दीवार के बाहर सरफेस पर दिखाई देते थे। बीच में ये टेक्नोलॉजी आई कि वो सब दीवार के अंदर रहते थे।
अब जरा ये बताइए, आज के 30 साल पहले हमारे घर में हमारे पिताजी मान लीजिए मकान बनवाया था और उसमें वो वायरिंग अंदर थी, जो मिस्त्री जिसने किया था फिटिंग वो भी मर गया है। अब आज यदि हम उस बिजली के लाइन में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो कहाँ से तार कहाँ तक गया है हमें पता ही नहीं है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? पहले हमारे घर ऐसे बनते थे, ऑफिस ऐसे बनते थे कि उसमें दरवाजे रहते थे, खिड़कियां रहती थी, रोशनदान रहते थे, क्रॉस वेंटिलेशन रहता था, बिना एसी के भी काम चल जाता था। अब हम आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड, सारे ऑफिसेज में सब ऐसे बनने लगे हैं कि वहाँ बिना एसी के काम ही नहीं चल सकता, क्रॉस वेंटिलेशन है ही नहीं। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमें एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी पड़ेगी कि हम प्रकृति के पास रहने की बात कर सकें, उसके को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, वरना हमारे जितने गुरु ने हमें पढ़ाया लिखाया था सब बेकार हो जाएगा। तो अंत में इन शब्दों के साथ आज मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। और एक बात और, अभी तक कुछ बच्चों की परीक्षाएं जुलाई में होने वाली थी, अब तो वो परीक्षाएं होनी नहीं हैं, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा अगले सेशन में। तो इसलिए अब हम कल से पूरा जो अब ये शेड्यूल चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो नए क्लास में बच्चे आ जाएंगे कुछ दिनों में, तो नए क्लास के हिसाब से तो पूरे शेड्यूल बदलने जा रहे हैं। 2 दिन टाइप स्टडी के बारे में बात करेंगे और 2 दिन जो है बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। फिर संडे के दिन ऐसे ही प्रश्न और उसके समाधान इनके बारे में बात करेंगे। हमारे एक शिक्षक हैं बरेली जनपद में, सतवीर साहब, हमसे 3 साल सीनियर हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, जूलॉजी में अच्छे शिक्षक हैं वो। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें भी नमस्कार करते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा है हमसे कि सर जी आप ये किस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं? तो मैं निरुत्तर हो गया, मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, क्योंकि ये भी एक अजीब सी बात है कि हम शिक्षा को क्यों कंपार्टमेंट में बांटते हैं। क्या वही मेंडल का नियम कक्षा 8 में पढ़ाती में सिलेबस में है, कक्षा 9वीं 10वीं में भी है, कक्षा 11वीं 12वीं में भी है, नीट की तैयारी में भी है, बीएससी में भी है, तो क्या वह मेंडल का नियम बदल गया? हमारी ग्रैंड डॉटर ने एक दिन ये बात कही और मुझे अच्छी लगी ये बात कि आप इसे कक्षा के कंपार्टमेंट में क्यों बांटते हैं, आप सब्जेक्ट बस बताइए, और मुझे बात अच्छी लगी थी। तो विथ ड्यू रिगार्ड्स आई अपॉलॉजी फ्रॉम सतवीर साहब कि आपने मेरा टॉक देखा, मैं आपका आभारी हूँ, और आप हमारे सीनियर हैं, आप भी किसी दिन अपने किसी बात पे कुछ टॉक दे करके भेजेंगे तो हमारी संस्था जो है NGO उसे भी इसमें शामिल करेगी, और आप इसी प्रकार नए नए सुझाव देते रहेंगे, नई जानकारियाँ मुझे देते रहेंगे, मुझे प्रसन्नता होगी। और इन शब्दों के साथ धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।